इस वीडियो में आप मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 लाइफ साइंस पार्ट 3 को देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 3 का हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, किंतु इसकी स्टडी पॉइंट आपकी सुविधा के लिए और आपकी तैयारी करने के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही दे दिया है। अगर आपको नहीं मालूम तो मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लाइफ साइंस पार्ट 3 क्लास 9 का आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में जल की भूमिका का उल्लेख करो। परिवेश में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन स्थापित करने में प्रकाश संश्लेषण के महत्व की व्याख्या करो। तो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें बोला गया है प्रकाश संश्लेषण में जल की भूमिका। आज जानते हैं प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में ग्लूकोज बनाता है, जल और ऑक्सीजन बनाता है। इस चीज़ को आप जानते हैं। तो इसमें जल की क्या भूमिका है उसको बताना है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल प्रमुख कच्चे माल रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त होता है। 2 नंबर पॉइंट देखिए, वायुमंडल में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जल ही है। नंबर 3 पॉइंट देखिए, लाइट रिएक्शन में CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को विभाजित करने के लिए जिस हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है वह जल द्वारा ही प्राप्त होती है। अतः प्रकाश संश्लेषण में जल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है लाइट फेज और डार्क फेज 2 फेज में होकर होती है। तो उसी लाइट फेज में लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को विभाजित करने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और जल से ही प्राप्त होती है। ये 3 पॉइंट है, आप 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, आपका आंसर सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, जिसमें परिवेश में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन स्थापित करने में प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताना है। देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% पाई जाती है। हरे पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इस गैस का उपयोग करते हैं। फोटोलिसिस की क्रिया में जल के अणु H+ आयन और OH- आयन में विघटित होते हैं। OH- आयन से जल और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न ऑक्सीजन गैस विसरण विधि से स्टोमाटा से बाहर निकलकर हवा में आ जाती हैं। इस गैस की मात्रा हवा में 20 से 21% होती है। इस प्रकार पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और परिवेश को स्वच्छ बनाते हुए CO2 और O2 का संतुलन को स्थापित करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए और शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस पार्ट 3 क्लास 9 को। दूसरा क्वेश्चन है, तापक्रम या तापमान किस प्रकार वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक हानिकारक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन को तापमान प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने से वायु की अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर जो है बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत तापक्रम घटने से हवा की अपेक्षित आर्द्रता अधिक हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की दर घट जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और टेम्परेचर रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक हानिकारक प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि
पौधे की जो एरियल भाग है, मतलब बाहर वाला भाग है जो वायु के संपर्क में रहता है, वायुवीय भाग, मुख्य रूप से पत्ती से जल को वाष्प बनकर निकलने की प्रक्रिया जो होती है वही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो होता क्या है, पौधे की पत्तियों की संरचना ऐसी होती है जिससे किसी भी विधि से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नहीं रोका जा सकता है। क्यों नहीं रोका जा सकता है? क्योंकि मेसोफिल की कोशिकाओं के जल से संतृप्त होने के कारण इनसे वाष्पोत्सर्जन होता है, और मेसोफिल कोशिकाओं के संतृप्त होना जो प्रक्रिया है उसको रोक पाना संभव नहीं है। इसीलिए यह प्रक्रिया होती रहती है, और वाष्पोत्सर्जन के होते रहने से क्या होता है, पौधों में पानी की मात्रा भी कम हो जाती है, जैसे मरुस्थल वाले भागों में। तो यह एक हानिकारक, आवश्यक है भी है, हानिकारक प्रक्रिया, इसे यह कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, किसी तत्वों को माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स श्रेणी में अंतर्भुक्त करने के 2 कारण का उल्लेख करो। उद्भिज के किन्हीं 3 आवश्यक तत्वों के साधारण कार्य की व्याख्या करो। तो देखिए, कोई भी तत्व मैक्रो है या माइक्रो है, या न्यूट्रिएंट्स जो है उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रखने का क्या कारण है। तो देखिए, प्रतिदिन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की आवश्यकता के आधार को स्पष्ट करने के लिए विभाजित किया जाता है माइक्रो या मैक्रो। दूसरा कारण आप लिख सकते हैं, ऊर्जा या उद्भिज या जंतु में न्यूट्रिएंट्स के कार्य को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनका कार्य जंतु में या उद्भिज में काफ़ी ज़्यादा होता है, ऊर्जा काफ़ी मात्रा में देता है वृद्धि करने में, और कुछ होते हैं जो एकदम कम होते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती है। थोड़ी मात्रा में अगर लग जाए तो उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ पौधे कर लें या जंतु कर लें तो उससे उनको दिक्कत नहीं होती। किंतु कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनका अगर पौधे या फिर लिविंग बींग्स यूज़ ना करें, सजीव यूज़ ना करें, तो उनका लाइफ साइकिल संभव नहीं है। तो इस तरह के फैक्टर्स को लेकर ही किसी भी न्यूट्रिएंट्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, माइक्रो और मैक्रो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है, जिसको हम लोग देखते हैं, उद्भिज के 3 आवश्यक तत्वों का कार्य लिखते हैं। तो आवश्यक तत्व किसको बोलते हैं आप जानते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। वे अकार्बनिक तत्व जो सजीवों के पोषण में अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं तथा जैविक कार्य के लिए अनिवार्य होते हैं, उन्हें आवश्यक तत्व कहते हैं या मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। पहला उदाहरण ले लेते हैं, लोहा या पौधों में प्रायः 10 से 1500 ppm पार्ट्स पर मिलियन तक पाया जाता है। यह क्लोरोफिल के अणु का भाग नहीं है, फिर भी क्लोरोफिल के निर्माण में भाग लेता है। इसकी उपस्थिति पौधों की पत्तियों को पीला करने नहीं देता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो पत्तियां पीली हो जाती हैं। फिर भी आप जान के रखिए कि मैग्नीशियम की अनुपस्थिति में पत्तियां पीली होती हैं, और पत्तियों को मुड़ने भी नहीं देता है। तो इसलिए लोहा बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्रो एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स है। दूसरा देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य भाग है। यह श्वसन के समय एंजाइमेटिक रिएक्शंस में सहायक होता है। इसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों को पीला नहीं होने देता। इसकी उपस्थिति जब रहती है पौधों में तो पत्तियां पीली नहीं होती हैं। तीसरा देख लीजिए, सोडियम। पौधों में सोडियम मेटाबॉलिक क्रियाओं में सहायक होता है और ऑस्मेटिक प्रेशर को नियंत्रण भी करता है। तो इस प्रकार हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की विशेषता को उल्लेख करो और विसरण तथा परासरण में 2 अंतर दो। यह इस मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 3 लाइफ साइंस क्लास 9 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें 2 पार्ट दिया गया है। वैसे आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सभी में 2 पार्ट में ही क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं सक्रिय परिवहन की विशेषताएं क्या हैं। सक्रिय परिवहन में कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं की गति उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है।
दूसरा पॉइंट देखिए, सक्रिय परिवहन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एटीपी के विघटन से प्राप्त ऊर्जा अणुओं की गति में सहायक होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी का प्रयोग करके अणुओं की गति होती है। ठीक है, इसको आप क्लियरली समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 को। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों क्लासमेट से भी शेयर कीजिए ताकि इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में पता चल जाए। आप चाहें तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें विसरण तथा परासरण में अंतर लिखने को बोला गया है। विसरण परासरण, इस क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है। परासरण में देख लीजिए, इस प्रक्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विसरण में देखिए दूसरा पॉइंट, इस क्रिया में अणुओं का प्रवाह कम सांद्रता की ओर होता है। परासरण में देखिए, इस क्रिया में पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 लाइफ साइंस पार्ट 3 को समाप्त करते हैं। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।